ये सर लाइव होगी। चलें। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली था। एक मिनट। हाँ जी, लास्ट टाइम जो हमने शेयर किया है, जो हमने पढ़ा था वो क्वांटिटेटिव का था, जिसके अंदर हमारे पास नंबर थ्योरी थी थोड़ी सी, उसके बाद मल्टीपल्स फैक्टर्स वगैरह को डिस्कस किया था। आज हम वर्बल को डिस्कस करेंगे। वर्बल के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे वन सिंगल ब्लैंक टेक्स्ट कंप्लीशन के क्वेश्चंस को, कि ये होते कैसे हैं, दिखने में कैसे आते हैं और इनको टैकल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास जो एक अगर अच्छा हमें एक अच्छा स्कोर चाहिए, तो उसके लिए हमें वर्बल एज वेल एज क्वांट दोनों के अंदर अच्छा स्कोर आना चाहिए, फिर हमारा ओवरऑल स्कोर अच्छा आएगा। क्योंकि हमारे पास अराउंड 340 टोटल स्कोर है। 170 वर्बल का है, 170 ही क्वांट का है। क्वांट के अंदर अगर हम लोग अच्छा स्कोर ले लेते हैं और वर्बल के अंदर हमारा अच्छा स्कोर नहीं आता, तो हमारा अगर डिज़ायर्ड स्कोर अचीव नहीं होता, तो थोड़ा एडमिशन और इन चीज़ों के लिए थोड़ी टफ हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग अपने जो टेक्स्ट कंप्लीशन और वर्बल का पोर्शन है इसके ऊपर भी थोड़ी एफर्ट करें। तो उसके अंदर सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट कंप्लीशन को। टेक्स्ट कंप्लीशन होता क्या है, ये हमारे पास किस तरह दिखता है, और टेस्ट डे के ऊपर हमारे पास हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारे पास मेथोडिकल होके हमें कौन सा स्टेप पहले करना चाहिए, फिर सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, और मुझे कैसे पता लगेगा कि इस सेंटेंस को मैंने डिकोड कैसे करना है। आज हम डिस्कस करेंगे वन ब्लैंकर्स को, जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट दिया होगा और उसके अंदर एक ब्लैंक होगी। फर्स्ट के यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल ब्लैंक है एक, जिसको हमने चूज करना होगा। इसी तरह हमारे पास इसकी दो और किस्में होती हैं। एक होता है हमारे पास डबल ब्लैंकर, एक होता है ट्रिपल ब्लैंकर। डबल ब्लैंकर बेसिकली ये होता है कि हमारे पास टेक्स्ट होता है, विंडो ड्रेसिंग होती है, उसके अंदर हमारे पास दो ब्लैंक्स होती हैं। हमने ये दोनों ब्लैंक्स चूज करनी होती है। वन एक अमूमन इनके साथ नंबरिंग दी होती है, न्यूमेरिक रोमन नंबरिंग के। ये पहली ब्लैंक है, दूसरी ब्लैंक है। आपने इन दोनों ब्लैंक्स को चूज करना होता है टू ब्लैंकर के केस के अंदर। और जीआरई के अंदर एक चीज़ याद रखने की है कि हमारे पास पार्शियल ग्रेडिंग नहीं होती। इसका मतलब यह है, अगर आपने पहला जो ब्लैंक है सही सेलेक्ट भी कर लिया, अगर आपका दूसरा ब्लैंक गलत है, यहाँ पर जो ऑप्शन थी वो आपने सही तरह चूज कर ली, लेकिन जो सेकंड ब्लैंक थी वहाँ पर आपने गलती से कोई ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर लिया, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर 0 मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जीआरई के अंदर, तो आपके पास और पार्शियल ग्रेडिंग भी नहीं होती। आपको इस ब्लैंक के अंदर 0 स्कोर असाइन होगा। इसका मतलब ये है कि आपको अगर एक सवाल कंप्लीट फुली करेक्ट करना है, तो आपको उसको पूरी तरह से सही करना पड़ेगा, पार्शियल ग्रेडिंग है ही नहीं। इसी तरह हमारे पास जब थ्री ब्लैंकर्स हैं, जहाँ पर हमने तीन ब्लैंक्स चूज करनी है, तो हमारे पास हर ब्लैंक के साथ उसका लिखा होगा कि कौन सी ब्लैंक नंबर है। और आंसर चॉइसेस के अंदर हमारे पास तीन तीन ऑप्शंस होंगी, थ्री ब्लैंकर्स के लिए और टू ब्लैंकर्स के लिए। हमने इनमें से कोई चूज करनी होगी। और हमारे पास थ्री ब्लैंकर्स के केस के अंदर भी, अगर हम एक भी ऑप्शन गलत करते हैं, इनमें से कोई एक भी ऑप्शन हमने गलत कर दिया है, तो हमारे पास इस पूरे जो क्वेश्चन है इसका स्कोर 0 हो जाएगा। तो इसलिए प्रेफर यही किया जाता है कि वर्बल को जब हम अटेम्प्ट करें, तो हम टू ब्लैंकर्स और थ्री ब्लैंकर्स को ज़्यादा सेकंड पे करें। सबसे पहले हम लोग कर लें सेंटेंस इक्विवेलेंस को। आप में से कितने लोगों को सेंटेंस इक्विवेलेंस का आइडिया है कि सेंटेंस इक्विवेलेंस दिखता कैसे है, होता क्या है? कोई बताना चाहेगा? किसी को आइडिया है? चलें। बेसिकली सेंटेंस इक्विवेलेंस भी हमारे पास टेक्स्ट कंप्लीशन की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर हमने वो सिंगल ब्लैंकर होता है। पहली बात, सेंटेंस इक्विवेलेंस हमारे पास सिंगल ब्लैंकर होता है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि हमने एक आंसर चूज नहीं करना होता, हमने दो आंसर्स चूज करने होते हैं। सेंटेंस इक्विवेलेंस तो प्रेफर यही किया जाता है कि हम हमेशा सेंटेंस इक्विवेलेंस को पहले करें। उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो आंसर चॉइसेस है, अगर आपके पास वोकेबलरी अच्छी है, और वोकेबलरी अच्छी करने का तरीका उस दिन सर हमजा ने भी ग्रुप में शेयर किया था कि आपने रोज़ वोकेबलरी याद करना है। उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली रिसोर्सेज भी शेयर किए थे। वहाँ से दिन में आपने वर्ड्स ज़रूर याद करने हैं। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि वोकेबलरी कितनी अहम है हमारे पास जीआरई के सक्सेस के लिए। तो हमारे पास बेसिकली छः ऑप्शंस होती हैं, और नॉर्मली हमारे पास इन छः में से कोई से चार अल्फाज ऐसे होते हैं जो पेयर बना रहे होते हैं। मसलन हमारे पास फ़र्ज़ करें ये ऑप्शन सी, ए, बी, सी, डी,
ई एंड एफ। तो होगा ये कि इसमें से हो सकता है कि बी और डी हमारे पास एक पेयर हो, सी और ई हमारे पास पेयर हो। अमूमन ये होता है कि हमारे पास दो पेयर्स होते हैं, चार तीन पेयर्स नहीं होते, दो ऑप्शंस इररेलेवेंट होती हैं। हम फिर इन दोनों पेयर्स को चूज करते हैं अपने सेंटेंस की लॉजिक के मुताबिक। जब हमने सेंटेंस की लॉजिक को डिकोड करना है, वहाँ पर भी हमें जो हम यहाँ पर सीखेंगे सिंगल ब्लैंक टेक्स्ट कंप्लीशन की स्ट्रेटजीज को, वही यूटिलाइज होंगी। लेकिन इसके अंदर हमारे पास अराउंड, अगर हमने पेयरिंग से ही कर लिया तो 50-50 चांस होता है पेयर को चूज करने का। मतलब आपकी एक्यूरेसी का रेट 50% हो सकता है अगर आप प्योर तुक्के के ऊपर जाते हैं तो प्रेफर यही किया जाता है कि हम सेंटेंस इक्विवेलेंस से अपने वर्बल के पोर्शन को स्टार्ट करें, फिर हम अपने सिंगल टेक्स्ट कंप्लीशन कर लें, और फिर हम अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की साइड पे चले जाएं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने सिंगल ब्लैंकर क्वेश्चंस के ऊपर। तो मेरे पास कुछ ईटीएस के क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ, और उसके ऊपर ही हम फिर स्ट्रेटजीज और जो टेक्निक्स हैं वो बिल्डअप करते हैं। ये मेरे पास फ़र्ज़ करें एक क्वेश्चन है। जैसे ही आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने जो आंसर चॉइसेस हैं इनको रिमूव कर देना है। आंसर चॉइसेस नहीं आपने देखनी, आंसर चॉइसेस आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आपने आंसर चॉइसेस को हाइड करना है, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप ये है कि आपने अपने सेंटेंस के अंदर देखना है कि हमारे पास जो हमारे पास आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कि हमारे आइडियाज़ एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे अगर मैं कोई सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखूं, ये मैंने एक पहले क्लास के अंदर भी लिखा था, आई लाइक पिज्ज़ा ब्लैंक इट इज़ ग्रेट बिकॉज इट इज़ ब्लैंक। इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, कोई बताना चाहेगा? सर यहाँ पे आएगा सपोर्टिंग सेंटेंस, क्योंकि जैसे कहा है ना, आई लाइक पिज्जा बिकॉज इट इज, यहाँ पे इसकी कोई पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स आएगी, क्योंकि ये जो भी हमारे पास वर्ड्स है ना, जैसे बिकॉज, वाई, एज, इट, जो कनेक्टर्स हैं इनके, या इनको हम कह सकते हैं कि जैसे हम बनाते हैं सेंटेंसेस, कंडीशन हमें बताते हैं बिकॉज और ये सारे, जिससे हमें पता चलता है कि हमने सपोर्टिंग सेंटेंस करना है या हमने कॉन्ट्राडिक्ट करना है सेंटेंस। बेसिकली हमारे पास जो, जैसे मैडम ने कहा है कि जैसे वर्ड्स हैं बिकॉज, बट, येट, सिंस, विद, ये सारे हमारे पास बेसिकली एज अ कनेक्टर होते हैं हमारे पास मल्टीपल क्लॉजेस को ऐड करने के लिए। जैसे मेरे सेंटेंस के अंदर एक ये क्लॉज है, दूसरा ये क्लॉज है। अगर मैं सिंपल ये सेंटेंस लिख दूँ, आई लाइक पिज़्ज़ा, और यहाँ पर कोई कोमा भी ना होता और मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता इट इज़ ग्रेट, अब मेरे पास जो मेरा सेंटेंस है इसके अंदर कॉन्टीन्यूटी नहीं है। मेरे पास दो आइडियाज़ हैं लेकिन इन आइडियाज़ को कनेक्शन नहीं मिल रहा। इसलिए हम लोग इंग्लिश के अंदर जब भी हमने दो आइडियाज़ को कनेक्ट करना होता है तो हम कनेक्शन वर्ड्स डालते हैं, जिनको बेसिकली हम कंजंक्शन भी कहते हैं, जो हमारी इंग्लिश के अंदर होती हैं। और फेमस कुछ कंजंक्शंस जो हैं वो हैं और, एंड, फॉर, येट, दो, ऑल दो। इस तरह के हमारे पास और भी काफ़ी कनेक्शंस वर्ड हैं जो आइडियाज़ को लिंक करते हैं। अब आइडिया लिंक करने से मुराद ये है कि हम लोगों ने उसकी लॉजिकल रीजनिंग देनी होती है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास वर्ड बिकॉज आया है, तो बिकॉज के बाद हमें पता है कि हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो वही, एक किस्म से वही बात कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आई लाइक पिज़्ज़ा, इट इज़, मैं इसकी कोई तारीफ़ ही करूंगा, मैं इसकी कोई बुराई नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई लाइक पिज़्ज़ा बिकॉज इट इज़ अनहेल्दी, तो ये सेंटेंस की सेंस नहीं बनती। क्योंकि आप कहेंगे, अगर आप इंग्लिश के स्पीकर हैं या आपको इंग्लिश आती है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर आपने कहा कि आपको पिज़्ज़ा पसंद है क्योंकि वो बहुत अनहेल्दी है, तो इसकी सेंस नहीं बनती। तो इसकी असल सेंस ये बनती है, आई लाइक पिज़्ज़ा बिकॉज इट इज़ हेल्दी, और बिकॉज इट इज़ चीज़ी, और बिकॉज इट इज़ टेस्टी। आप ऐसा कोई लफ्ज़ बोलेंगे। ये जो आपके कनेक्टर्स है ना, और जो आपका इनिशियल सेंटेंस है, ये आपके पूरे जो टेक्स्ट कंप्लीशन के क्वेश्चंस है ना, इनको प्रिडिक्टेबल बना देते हैं। अब टेक्स्ट कंप्लीशन के क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल होने का मतलब ये है कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट का कोई चांस ही नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें हम कहते हैं हमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है, हम ईटीएस को अगर जाके ये कहेंगे ना कि हमने सही किया है, तुम लोगों का आंसर की गलत है, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचती। क्योंकि उन्होंने इस हर जो सेंटेंस है उसके अंदर इतना एविडेंस डाला होता है कि हर बंदा उसको अगर ध्यान से पढ़े तो वो उस एविडेंस तक पहुंच सकता है, उस रिजल्ट तक पहुंच सकता है। तो जब भी हमने अपना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है टेक्स्ट कंप्लीशन, सेंटेंस इक्विवेलेंस का, तो हम अपनी आंसर चॉइसेस को हाइड कर देंगे और हम अपने सिर्फ सेंटेंस के ऊपर आएंगे।
हमने सबसे पहले सेंटेंस को ब्रेक डाउन करना है। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें, हमारे पास एक ब्लैंक है, यहाँ पर हमने ये ब्लैंक डिटरमिन करनी है, और हमारे पास इतना इनफ क्लूज अवेलेबल है इस सेंटेंस के अंदर कि हम इस ब्लैंक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास ईटीएस के अंदर जो भी सेंटेंस आएगा ना, टेक्स्ट कंप्लीशन या सेंटेंस इक्विवेलेंस का, वो सेल्फ सफिशिएंट होगा। इसका मतलब ये है कि आपने आउटसाइड नॉलेज नहीं लाना। हो सकता है आउटसाइड नॉलेज के अंदर वो एक चीज़ अच्छी हो, जैसे हम फर्ज करें अपने जर्नल नैरेटिव की बात करते हैं, हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वो टेस्ट के अंदर एक ब्लैंक देता है जिसके अंदर वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बुरा कह रहा है, तो आप अगर अपना आउटसाइड नॉलेज यूज़ करेंगे ना उस ब्लैंक को सॉल्व करने के लिए, तो आप वो ब्लैंक गलत कर देंगे। अगर वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बुरा या उसकी कोई वो तारीफ नहीं करेगा ना, अगर वो उसके बारे में कोई बुरा भला कहेगा, तो उसने सेंटेंस के अंदर आपके पास इतना एविडेंस होगा कि आप उस ब्लैंक को इजीली फुलफिल कर सकते हैं। अब अगर हम इस अब अगर हम इस ब्लैंक की तरफ आएं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे। फर्ज करें मेरे पास ये ब्लैंक आई है और मैंने इसको पहली दफ़ा पढ़ा है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इस सेंटेंस के अंदर डिटरमिन करना है कि आपके आइडियाज़ कौन कौन से हैं। आपके दो आइडियाज़ हैं जो इस सेंटेंस के अंदर हैं। एक आइडिया है यहाँ से यहाँ तक, जिसके अंदर हमारे पास ब्लैंक है। दूसरा आइडिया है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। आपने डिटरमिन करना है कि इन आइडियाज़ के दरमियान कनेक्शन और रिलेशन क्या है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पिज्ज़ा वाली एग्जांपल, आई लाइक पिज्ज़ा। उसके बाद हमने कहा था कि ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के साथ जा रहे हैं बिकॉज इट इज़ समथिंग। लेट्स से अगर ऐसी एग्जांपल होती, हमारे पास इसके अंदर क्लू ये था कि हमारे पास एक सपोर्टिंग वर्ब है, हमारे पास एक सपोर्टिंग कनेक्ट वो कंजंक्शन है। उसके बाद हमारे पास जो क्लूज हैं वो लाइक है, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। तो हमने उसकी बेस के ऊपर डिटरमिन कर दिया था कि ये कोई अच्छी चीज़ ही होगी जो यहाँ पर इस ब्लैंक के अंदर आएगी। इसी तरह जब हम इस सेंटेंस को देखेंगे, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो वर्ड इनको कनेक्ट कर रहे हैं इन दो आइडियाज़ को, वो वर्ड है बट का। ये जो बट है ये हमारे पास इन दो आइडियाज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। जब भी हमने अपने आइडिया को हमने फिल आउट करना है ब्लैंक को, तो आपका क्या ख्याल है हमें कहाँ पर देखना चाहिए? हमारे पास फर्ज करें इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा विंडो ड्रेसिंग है 10 सेंटेंस की, उसके बाद एक ब्लैंक है, उसके बाद हमारे पास बट या सिंस है, उसके बाद हमारे पास उसका फर्दर एविडेंस है। अब मैंने देख लिया, डिटरमिन कर लिया मेरे पास सपोर्टिंग वर्ड कौन सा है। उसके बाद मैं कहाँ पर जाऊँगा? मुझे लेफ्ट पे देखना चाहिए कि राइट पे देखना चाहिए? मैं किस साइड पे अपने सेंटेंस को एनालाइज करूँ ताकि मुझे ब्लैंक मिल सके जो मुझे रिक्वायर्ड है? आई थिंक पहले हमें राइट साइड को देखना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इस आइडिया से समझ आ जाए तो फिर हमें पता चल जाएगा कि अगर वो जो हमारा कनेक्टर है वो कौन सा करेगा इंफॉर्मेशन को या सपोर्ट करेगा। अगर सपोर्ट करेगा तो हमने जो राइट साइड से इंफॉर्मेशन पढ़ी है क्लॉज में, तो हम उस सेंटेंस को ही हमारे पास लॉजिक उसकी बेस हो जाएगी, और जब हम लेफ्ट वाले को देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली वो समझ आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। अच्छा सहर, आप अपने माइक से थोड़ा सा करीब हो सकती हैं, थोड़ी सी दूर से आवाज़ आ रही है। हेलो। आप चलें, सहर ने जो कहा है मैं समझ गया हूँ। वो कह रही हैं कि हम पहले राइट साइड के ऊपर जाएंगे, और राइट साइड के ऊपर जाने की रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, हमारे पास इधर कोई ब्लैंक नहीं है। अगर मैं इसको रिमूव करूँ, तो अगर मैं राइट साइड के ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास कोई ब्लैंक नहीं है इस साइड पे। ये सारे पोर्शन के अंदर मेरे पास प्रॉपर एविडेंस पड़ा हुआ है जिसको यूज़ करके मैं डिटरमिन कर सकता हूँ कि मेरे पास इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा। तो जब भी आपने कोई सेंटेंस सॉल्व करना है और आपके पास एक ब्लैंक हो, ब्लैंक और ब्लैंक के बाद जो आइडिया है उसके अंदर ब्लैंक नहीं है, तो आपने हमेशा उस साइड के ऊपर जाना है जहाँ पर आपके पास ब्लैंक नहीं है, क्योंकि वो आपको इनफ मटेरियल प्रोवाइड करेगा ताकि आप अपनी ब्लैंक को सॉल्व कर सकें। अब हमारे पास हमने सबसे पहले अपने सेंटेंस के अंदर देखना है कि हमारी ब्लैंक बात किसके बारे में कर रही है। मतलब हमारी ब्लैंक का टारगेट क्या है। हमने यहाँ पे टारगेट ढूंढना है कि हमारी ब्लैंक किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, जो ताकि हमें आइडिया मिल सके कि हम यहाँ पर अपना अगर वर्ड हमने प्रिडिक्ट करना है तो वो क्या आएगा। इस केस के अंदर हमारे पास जो ब्लैंक बात करी है वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात करी है। एन इन्वेस्टिगेशन दैट इज, इसका मतलब है हमारे पास इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन है, वर्ब इज है,
और ये चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट बनती है। आपको ग्रामर की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ किसके साथ जा रही है। तो बेसिकली हमारी जो ब्लैंक है वो बात कर रही है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो इसका मतलब है कि हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई बात होगी। अब हम सेकंड सेंटेंस में जाएंगे। सेकंड सेंटेंस में हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या बात हो रही है। जो भी बात होगी हमारे पास, हम उसका उलट पहली ब्लैंक के अंदर डाल देंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जब भी बट आता है ना, बट हमारी लॉजिक को इन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर हम मैथ के अंदर देखें, अगर आपने क्वांट की भी क्लासेस ली होंगी और जर्नल मैथ में भी, जब भी हमारे पास माइनस साइन आता है ना, बेशक हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव हो, वो ओवरऑल लॉजिक को इन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मेरे पास 5 था, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से, तो मेरे पास ओवरऑल नंबर -5 बन जाता है। इसी तरह हमारे पास जब ये वर्ड्स आते हैं ना, जैसे बट है, सिंस, बट है, येट है, और इस तरह के जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये हमारे पास सेंटेंस का रिलेशनशिप उलट देते हैं। जैसे नॉर्मली ये होगा कि आई लाइक पिज्ज़ा बिकॉज इट इज़ ग्रेट। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे कर दूं, आई लाइक पिज्ज़ा बट इट इज़ समथिंग, अब आप इसकी ब्लैंक में क्या डालेंगे? मे बी अनहेल्दी। मे बी अनहेल्दी। उसकी रीज़न ये है कि आपने देखा है कि आपके पास जो कनेक्टिंग वर्ड है वो बट है। बट आपकी लॉजिक को इन्वर्ट कर देता है। आप लोग ये चीज़ कॉन्शियसली नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में जब आप इंग्लिश लर्न कर रहे थे तो आपको ये समझ आ गया था कि हमारे पास जब वर्ड्स आते हैं ना, जैसे बट, येट, नंदलेस, नेवरदलेस, ये सारे कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमने हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे उलट जाना होता है। जैसे अगर हमारे पास पहले आइडिया के अंदर एक्सपेक्टेशन थी कि पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, अगर मेरे पास जो वर्ड कनेक्टिंग वर्ड आया है वो नेगेटिव आया है, तो मैंने अपनी लॉजिक टोटली इन्वर्ट कर देनी है। इसी तरह जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, हमारे पास जो कनेक्शन और जो हमारे पास कंजंक्शन है वो बट आ रही है। बट, ये बट, इसका मतलब है जो भी यहाँ पर बात हो रही है ना इन्वेस्टिगेशन के बारे में, मुझे उसका ऑपोजिट डालना है इस जगह पर, तो मेरे पास ब्लैंक सॉल्व हो जाएगी। अब हम डिटरमिन करते हैं कि हमारे इस सेकंड आइडिया के अंदर क्लूज कौन कौन से हैं। क्लूज से मुराद है कि हमारे पास वो कौन कौन सी यहाँ पर एविडेंसेस हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे पास ब्लैंक गेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्लूज मोस्टली हमारे पास आपके वर्ब्स होते हैं जो एक्शन शो कर रहे होते हैं किसी एक चीज़ के ऊपर। आपके एडजेक्टिव्स होते हैं जो बता रहे होते हैं, जैसे वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होंगे या वो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे। आपके एडवर्ब्स होंगे। तो बेसिकली आपने सेकंड पार्ट के अंदर जाना है सेंटेंस के और डिटरमिन करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी ब्लैंक गेट करने के अंदर। जब आप सेकंड सेंटेंस रीड करते हैं, टिपिकली द अपीयरेंस ऑफ सच फैक्ट्स, अब यहाँ पर सच फैक्ट्स से क्या मुराद है? सर, ये जो ब्लैंक में आएगा ना, इन्वेस्टिगेशन डेट इज, वो जो हमें इन्वेस्टिगेशन की जो टारगेट होगा ना, वो वाले जो फैक्ट्स हैं, वो हमारे रिजल्ट इज अ रिजल्ट ऑफ सर्च ना। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब हम सेकंड सेंटेंस को पार्स कर रहे हैं तो हमारे पास वर्ड है सच फैक्ट्स। ये फैक्ट्स कौन से हैं? सर ये ऊपर वाले यील्ड न्यू फैक्ट्स की बात हो रही है। यहाँ पर हमारे पास फैक्ट्स की बात हो रही है जो यहाँ पर किससे आए हैं? इन्वेस्टिगेशन से आए हैं। इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब है हमारे पास जो सच फैक्ट्स की बात हो रही है वो उन फैक्ट्स की बात हो रही है जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन से निकले हैं। हमारे पास इस यहाँ पर आगे अगर आप जाकर देखते हैं ना, ये वर्ड, द अपीयरेंस ऑफ सच फैक्ट्स इज द रिजल्ट ऑफ अ सर्च इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। इसका मतलब है कि हमारे पास इधर सेकंड ब्लेंड के अंदर जो सर्च की इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ऐसे जो फैक्ट्स निकलते हैं वो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करके निकले जाते हैं। अग्री करते हैं आप इससे? सेकंड सेंटेंस के अंदर वो बात करें इन्वेस्टिगेशन की, जब तो उसे कह रहे हैं कि द अपीयरेंस ऑफ सच फैक्ट्स इज अ रिजल्ट ऑफ सर्च इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वो कहते हैं जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी चीज़ को, ऐसे फैक्ट्स निकालने के लिए, तो वो उस सर्च का रिजल्ट होता है जो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। अब मैंने आपको पहले कहा था अगर हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड आएगा, जैसे बट है या कोई और भी नेगेटिव होती है इनकी कोनोटेशन, और यहाँ पर हमारे पास लेट्स से हम कहते हैं कि जो डेफिनेट डायरेक्शन है ये पॉजिटिव चीज़ है एक। अगर मैं कहूँ कि
ताहिर की डायरेक्शन बहुत डेफिनेट है, इसका क्या मतलब है कि ताहिर को अपनी डायरेक्शन का पता है कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं। लेट्स से इसकी कोनोटेशन पॉजिटिव है, या फॉर दैट मैटर इसको अगर हम नेगेटिव भी कह दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि लॉजिक हमारी फिर भी वर्कआउट कर जाती है। अगर हम कहते हैं कि इसकी लॉजिक पॉजिटिव है या इसकी लॉजिक नेगेटिव है, तो हमारे पास जो इससे पिछला आइडिया होना चाहिए, उसकी जो लॉजिक होनी चाहिए वो इससे टोटली डिफरेंट होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट की जो डायरेक्शन है, जहाँ पर ये फैक्ट्स निकले जाते हैं, वो डेफिनेट डायरेक्शन से होती है। उस प्रोजेक्ट की डायरेक्शन, उस इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन डेफिनेट होती है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा डेफिनेट का? सर डेफिनेट डायरेक्शन का ना होना, एक एब्रप्ट डिसीजन होना, अम, मीनिंगलेस होना। नहीं, हम इसको ना थोड़ा बाइनरी होके चलते हैं। डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट बेसिकली ये होता है ना कि आपको आइडिया है कि आप क्या कर रही हैं। जैसे ही इज़ वेरी डेफिनेट अबाउट हिज वर्क, उसको अपने काम का भाई पता है। इसका मतलब है जो रिसर्च डेफिनेट होकर चलती है, जो रिसर्च, 1 मिनट, चैरिटी। अच्छा, डेफिनेट का मतलब होता है जो रिसर्च आपको आइडिया है कि वो किस साइड पे जा रही है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मैं डीप लर्निंग के अंदर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर मॉडल बना रहा हूँ, और मैंने इस चीज़ के ऊपर काम करना है, जो रिसर्च है वो बड़ी डेफिनेट है, क्योंकि मुझे आइडिया है मेरी डिमांड्स क्या हैं, मैंने किस चीज़ के ऊपर काम करना है। लेकिन अगर एक रिसर्च हो जिसके अंदर मैं कहूँ कि मैंने कुछ भी करना है, मेरी डायरेक्शन इनडेफिनेट है, वो डेफिनेट के सेंस में नहीं आती। इसका मतलब मेरी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। लेट्स से हम कहते हैं कि डेफिनेट का ऑपोजिट इनडेफिनेट डायरेक्शन है, जिसके अंदर मुझे आइडिया नहीं है मैंने किस जगह पे मूव करना है। मैं कहता हूँ एन इन्वेस्टिगेशन दैट इज prone टू चेंजेस, दैट इज इरेगुलर। इनडेफिनेट का एक वर्ड ये भी हो सकता है, इरेगुलर। मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। हम लोग डेफिनेट का ऑपोजिट पहली ब्लैंक के अंदर डालेंगे। जैसे ही हमने अपने एक वर्ड गेस कर लिया है, और आपने हमेशा ये वर्ड गेस करना है, क्योंकि अगर आप वर्ड गेस नहीं करेंगे तो ब्लैंक के अंदर आंसर चॉइसेस आपको कंफ्यूज कर देंगी। जैसे ही हमने अपना वर्ड गेस किया है, इनडेफिनेट, इरेगुलर, तो हम अपने आंसर चॉइसेस के ऊपर आ जाएंगे और डिटरमिन करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे पास सेंस बनाती है इन आंसर चॉइसेस में से। और जो हमारे पास आंसर चॉइसेस होंगी ये हमेशा बेस्ट नहीं होंगी। हमने बेस्ट ऑफ द 5 चूज करनी है। हमारे पास यहाँ पर 5 ऑप्शंस हैं, हमने इनमें से बेस्ट चूज करनी है। अब आप ये देखेंगे हमारे पास जो इरेगुलर या इनडेफिनेट चीज़ होती है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि सहर इज़ एन इनडेफिनेट पर्सन, या सहर प्रोजेक्ट डायरेक्शन इज़ इनडेफिनेट, तो इसका मतलब है मैं कोई बुरी बात करूँ सहर के प्रोजेक्ट के बारे में। तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्लैंक की कोनोटेशन है, कोनोटेशन से मुराद है जो वो सेंस डिलीवर करती है। जैसे आई लाइक पिज्ज़ा, इट इज़ गुड, इसमें जो हमारे पास गुड की कोनोटेशन है वो अच्छी सेंस डिलीवर करती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई लाइक पिज्ज़ा बट इट इज़ अनहेल्दी, अनहेल्दी एक नेगेटिव कोनोटेशन शो करती है कि हमारे पास रिलेशनशिप्स ऑपोजिट हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक के अंदर हम लोग डिटरमिन करते हैं कि हमारे हर एक वर्ड की कोनोटेशन क्या है। हम कहते हैं टाइमली इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं कहूँ कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो टाइमली कंप्लीट हो रही है, तो वो अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? आई थिंक ये अच्छी चीज़ है। तो हम कहेंगे हमें यहाँ पर बुरी चीज़ चाहिए जो डेफिनेट डायरेक्शन का टोटली ऑपोजिट हो। हम लोग कहेंगे अनगाइडेड क्या होता है? अनगाइडेड, हमारे पास अनगाइडेड इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है? जिसे इनडेफिनिट सर। जिसकी डायरेक्शन हमारे, ना हो। इरेगुलर। लेट्स से हमें इसका नहीं पता, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, हम कहते हैं अच्छा हमारे पास कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है? पॉजिटिव होगी वो भी। जो जो पॉजिटिव होगी, जिसके अंदर हमें पता है कि हम अपने एविडेंसेस के साथ कंसिस्टेंट, हमारे एविडेंस के साथ हमारी कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिगेशन काम करते हैं। हार्मनी में है। मतलब हमारे एविडेंस और हमारी इन्वेस्टिगेशन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और अनकॉम्प्लिकेटेड हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती इस ब्लैंक के अंदर, क्योंकि हमने कहा है कि हमें चाहिए डेफिनेट डायरेक्शन का उल्टा काम। मतलब डेफिनेट डायरेक्शन हमारे पास सेकंड आइडिया डिलीवर कर रहा है सेंस, हमें इसका कुछ टोटली ऑपोजिट चीज़ चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारे पास कोई इनडेफिनेट की बात करो, लेकिन इन्होंने बात कर दी टोटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, अनकॉम्प्लिकेटेड। हम इसको कहेंगे भाई इसकी कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, नो एविडेंस इन अवर सेंटेंस। इस तरह वो बात करेंगे सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस। अब ये ट्रैप ट्रैप आंसर हो सकता है किसी के लिए कि भाई जो चीज़ सब्जेक्टिव है वो हो सकता है बंदा अपनी मर्जी से कर रहा हो, उसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन ना हो। लेकिन इनिशियली जो मैंने बात की थी
कि आपने जीआरई के अंदर आउटसाइड नॉलेज नहीं यूज करना, आपने सेंटेंस को यूज करना है कि सेंटेंस के अंदर उन्होंने क्या होगा हुआ है। सेंटेंस के अंदर उन्होंने कहीं पर भी ये बात नहीं की हुई कि बंदा अपनी सब्जेक्टिव असेसमेंट ले रहा है किसी भी इन्वेस्टिगेशन की, तो सब्जेक्टिव भी आउट है। सो करेक्ट आंसर वुड बी अनगाइडेड। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर क्या जितने भी हमारे सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चन होंगे वो जी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे हमसे? नहीं, सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है ना सहर, तो आप सबसे पहले उनकी, हम सेंटेंस इक्विवेलेंस को भी अभी डिस्कस करेंगे, एक आधा क्वेश्चन उसका भी है, लेकिन उसके अंदर आप सबसे पहले पेयर्स बनाएंगे। हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सेंटेंस इक्विवेलेंस को, फिर मेरे पास कुछ और चीज़ें थी मैं वो भी डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन चलिए हम पहले सेंटेंस इक्विवेलेंस को डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास चलें, ये सेंटेंस इक्विवेलेंस का एक क्वेश्चन है। सेंटेंस इक्विवेलेंस के अंदर आपकी स्ट्रेटजी टोटली ऑपोजिट होनी चाहिए टेक्स्ट कंप्लीशन के अंदर। टेक्स्ट कंप्लीशन के अंदर आपने अपने आंसर चॉइसेस को हाइड कर दिया था, सेंटेंस इक्विवेलेंस के अंदर आपने अपने टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को हाइड कर देना है। उसके बाद आपने डायरेक्ट आंसर चॉइसेस के ऊपर आना है। और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि सेंटेंस इक्विवेलेंस के अंदर हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6। और जहाँ पर भी जीआरई में डब्बे बने आएंगे ना, इसका मतलब है आपने एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज करनी है। और सेंटेंस इक्विवेलेंस के अंदर आपने एग्जैक्टली 2 ऑप्शंस चूज करनी है, ना दो से कम करना, ना दो से ज़्यादा करना। अगर दो से ज़्यादा करेंगे फिर भी आपकी सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, दो से कम करेंगे फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप दो करते हो और उनमें से अगर एक ऑप्शन गलत है फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको करेक्टली 2 ऑप्शंस आइडेंटिफाई करनी है। अब सेंटेंस इक्विवेलेंस की स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप आंसर चॉइसेस की पेयरिंग करते हो, क्योंकि आपके हमेशा जो डिस्क्रिप्शन दी होती है उसके अंदर सिनोनिम्स जाते हैं। तो आप डायरेक्टली अपनी आंसर चॉइस जो आपकी स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन की उसको हाइड करेंगे और डायरेक्ट इसके पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसके कोई पेयर्स बताना चाहेगा इसके अंदर कौन कौन से वर्ड के सेम मीनिंग है? और जरूरी नहीं है कि ये क्लोज सिनोनिम्स हों, ये दूर के सिनोनिम्स भी हो सकते हैं वर्ड्स। चलिए हम यहाँ पे इनके मीनिंग्स लिख लेते हैं, फिर आप लोग पेयरिंग करें। एग्जैक्टिंग का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, जैसे स्ट्रिक्ट इन एक्यूरेसी और इस तरह की चीज़ें, जैसे ही इज़ एन एग्जैक्टिंग पर्सन, वो बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी है। और ये इसके बारे में भी यूज़ हो सकता है, किसी लॉ के बारे में भी हो सकता है। ओके, डिमांडिंग हो सकता है। उसके बाद कूपियस का मतलब होता है अलॉट, काफ़ी ज़्यादा। रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। असर्बिक बेसिकली होता है क्रिटिसाइज करने के अलावा, क्रिटिसाइज की सेंस में यूज होता है। नेगेटिव टोन होती है इसकी, जैसे टू टॉक बिटर अबाउट समवन, हार्श, बिटर। इसी तरह हमारे पास स्केदिंग की भी यही सेंस होती है। मेटिकुलस की सेंस भी होती है कि यू केयरफुल, केयरफुल अटेंशन टू डिटेल। तो अब हम इनकी पेयरिंग करते हैं बेसिकली। हमारे पास जो एग्जैक्टिंग है, क्या किसी को कोई लगता है इसका कोई सिनोनिम यहाँ पे मौजूद है? एग्जैक्टिंग का एक और मतलब भी होता है बेसिकली केयरफुल, अलॉट, पे अटेंशन अलॉट, मतलब एक्यूरेसी के बारे में यूज होता है एग्जैक्टिंग जो होता है। तो हमारे पास एक पेयर बन गया सर मेटिकुलस। एग्जैक्टिंग और मेटिकुलस का। दूसरा हमारे पास बन जाता है जी। असर्बिक और स्केदिंग का। इसके इनका ठीक है। इसके तो अब जैसे ही हमने पेयर्स बना लिए तो हमें पता लग गया हमारे पास आंसर चॉइस के अंदर 2 पेयर्स हैं, ए और एफ। हमारे पास या तो आंसर होगा ए एफ, या हमारे पास आंसर होगा डी और ई। और हमारे पास बी और सी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ये पेयर नहीं बना रहे। तो अब जब हमने अपनी पेयरिंग कर ली है तो फिर हम जाएंगे अपनी आंसर, अपनी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो अब हम जब टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर आए, अब यहाँ पर भी हम लोग अपने, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि हम अपनी सेंटेंस की लॉजिक को डिसाइफर करेंगे कि वो कहना क्या चाह रही है। अब जब हम इस सेंटेंस को रीड आउट करते हैं, तो जब हम यहाँ पर आते हैं लाइकवाइज, लाइकवाइज भी एक सपोर्टिंग वर्ड है जो हमारे पास मुख्तलिफ आइडियाज़ को कनेक्ट करता है। आपके पास यहाँ पर लाइकवाइज आ गया है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इससे लाइकवाइज के पीछे जाएंगे, और पीछे जाने की वजह ये है कि यहाँ पर कोई ब्लैंक नहीं है। लाइकवाइज से आगे हमारे पास ब्लैंक अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है, जिस हमारे पास आइडिया के अंदर ब्लैंक नहीं है, हमने उसको रीड आउट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और हमने प्रिडिक्ट करना है कि हमारी ब्लैंक क्या हो सकती है। अगर हम लोग अपनी ब्लैंक से पहले देखें इस आइडिया को, तो ये क्या कहती है?
वो ये कह रही है कि ही इज़ अ डिमांडिंग रीडर। मतलब वो, फर्ज करें अगर किसी फिक्शन को रीड कर रहा है, तो वो उससे डिमांड करता है कि वो बेहतर हो, मतलब उसके अंदर ऑथर ने एफर्ट की हुई है। अगर मैं एक डिमांडिंग रीडर हूँ तो मैं अपनी पूरी एफर्ट करूंगा एक चीज़ को समझने के अंदर जो ऑथर ने अपने सेंटेंस, अपने बुक के अंदर डिलीवर की है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्ज करें डिमांडिंग रीडर एक अच्छी चीज़ है। हम लोग, हमारे पास लाइक वाइज सपोर्टिंग आइडिया है, आई लाइक पिज्ज़ा, लाइक वाइज आई लाइक केक एज वेल। तो हमारे पास ये सपोर्टिंग की सेंस देता है, तो हमारे पास जो सेकंड आइडिया होगा वो भी हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमारे पास इस ब्लैंक के अंदर कौन से हम ऐसे पेयर चूज करें कि इसकी सेंस पॉजिटिव हो। ई और एफ। ए और एफ। इसका मतलब है कि likewise object of the often the object of blank analysis by his contemporaries, he is subject to blank analysis by his contemporaries। इसका मतलब है exacting, meticulous। तो इन दोनों आइडियाज की जो सेंस है वो सेम बन रही है। अब ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप में से काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सा वर्ड सपोर्ट है, कौन सा वर्ड कॉन्ट्रास्ट है, और हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमें मिलेंगे कहाँ पर। तो इसके लिए एक तो सर सर ने आपके साथ लिस्ट शेयर की थी, हमजा ने। एक तो उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइजेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी कि लाइक वाइज क्या कोनोटेशन देता है, बट क्या कोनोटेशन देता है, येट क्या कोनोटेशन देता है, हमारे पास इन स्पाइट ऑफ की क्या कोनोटेशन है। उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, इन सारों की कोनोटेशन क्या है। हमारे पास ये बेसिक आइडिया है हमारी टेक्स्ट कंप्लीशन या सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस को करने का। अब आप लोगों के लिए मैंने एक चीज़ डिज़ाइन की हुई है। ये छोटा सा एक क्विज है, क्विज टाइप ही है। इसके अंदर हमारे पास 5 से 7 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर आपने ये डिटरमिन करना है कि हमारे पास वर्ड क्या आना चाहिए। आपके पास सेंटेंस की सेंस दी हुई है, आपने डिटरमिन करना है कि आपके पास इसके अंदर वर्ड क्या आना चाहिए। मैं ये करता हूँ, आप सारे अगर आ, अपने एंड पे इनको फिल आउट कर लें, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं कि इसकी सेंस क्या बन रही है। ये ये मेरे पास अराउंड कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 7 क्वेश्चन हैं। इसके अंदर आपने बताना है कि आपके ख्याल में इस ब्लैंक के अंदर ऑप्शन ए आती है, ऑप्शन बी आती है। 5 मिनट ले लें सारे, और 5 मिनट में फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट टेस्ट करिए है वो स्पोर्ट कॉन्ट्रास्ट का कॉन्सेप्ट है, कि आपको आइडिया है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके आइडियाज़ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या आपके आइडियाज़ एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग सारे ये 7 सवाल करें, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब महानूर कह रही हैं कि जूम कर दें, किसी को आइडिया है कैसे होता है? अगर आप माइक अनम्यूट करके बता दें महानूर। या अगर मॉडरेटर्स में किसी को आइडिया है, किसी को आइडिया है इसका? सर इसमें से जैसे हाफ क्वेश्चंस को अगली कॉलम में कॉपी कर दें। हम्म, हमारे पास मेरा ख्याल है ऑप्शन होती है जूम जूम के अंदर क्विज सेंड करने की भी। वो किसी को आइडिया है पार्टिसिपेंट्स में से? अच्छा, अच्छा, सॉरी, मुझे लगा जूम के ऊपर हमें सेंड कर दें। मैं एज इन प्लेटफॉर्म समझ रहा था जिसके ऊपर हमारी मीटिंग चल रही है। चले, ये मैं कर देता हूँ जूम। चलें, आप पहले 5 क्वेश्चंस कर लें, बेशक 7 ना करें। आइडिया तो क्लियर हो जाएगा होपफुली।
जैसे ही आप कर लें मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, जुबैर ने कर लिया है। अगर सारे पार्टिसिपेंट ही कर लें, वो ग्रुप के अंदर, ये चैट के अंदर बता दें, फिर हम एक साथ। साहिबजादा मोहम्मद हमज़ा, मेरा ख्याल है ये आपकी एनोटेशन ऑन है, तो देख लें पेन पे, अगर इसको आप बंद कर सकते हैं। चलें हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके, हर एक को इंडिविजुअली, और जो नीचे दो रह गई थी उनको भी डिस्कस करते हैं। ये देने का मकसद ये था कि हम लोग अपने सेंटेंस की लॉजिक की बेस के ऊपर डिटरमिन कर सकें हमारे पास जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या आइडियाज़ एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं। अगर हमारे पास, हम अपने सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चन के अंदर ये डिटरमिन कर पाए ना कि हमारे पास आइडियाज़ एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी तकरीबन 50% गेम सही हो जाती है। और बाकी जो रिमेनिंग 50% है वो होती है हमारे पास वोकेबलरी, और हमने क्या अपना सिमेंटिक गेस सही दिया है कि नहीं दिया। तो इसका मतलब है वोकेबलरी के बगैर आपका गुजारा नहीं है। वोकेबलरी जो सर हमजा ने रिसोर्सेज शेयर किए थे उधर से अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की करना, स्टार्ट लर्न करना स्टार्ट नहीं की, तो उनको करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वोकेबलरी के बगैर अच्छा वर्बल स्कोर मुमकिन नहीं है। चलें इस सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। द एथलीट was lauded for his exceptional performance during the championship. He failed to secure the top position. फर्ज करें अगर एक एथलीट जो है बड़ी मेहनत कर रहा है, और उसकी जो, उसको बड़ा लोगों ने प्रेज किया है कि भाई इसकी परफॉर्मेंस बहुत आला है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस जो एक्चुअल मैच के अंदर है या फाइनल राउंड के अंदर है वो कैसी होनी चाहिए। इसका बहुत फाइनल के अंदर अच्छी भी होनी अच्छी चाहिए। परफॉर्मेंस होनी चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस आला होनी चाहिए, बहुत आला होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि ही फेल्ड टू सिक्योर। जब भी कोई चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाती है ना, वो कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे ही वर्क सो हार्ड, ब्लैंक ही फेल्ड द टेस्ट। अब उसने बहुत मेहनत की है, एक्सपेक्टेशन तो ये है ना कि भाई उसने बहुत आला पेपर भी दिया होगा, लेकिन आगे अगर मैं कह देता हूँ ही फेल्ड द टेस्ट, तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जा रहा है। जब भी कोई चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाएगी तो इसका मतलब है वो कॉन्ट्रास्ट है। ये पॉइंट क्लियर हुए? काफ़ी अहम पॉइंट है। बिल्कुल। जब भी हमारे पास हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारी, हमारे पास जो सेंटेंस है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाएगा, इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट है। इस सेंटेंस में अगर आप देखें, ये एथलीट वाज lauded for his exceptional performance yet he failed to secure the top position, इसका मतलब है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट आना चाहिए, कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए जो हमारे पास इस सेंटेंस की लॉजिक को इन्वर्ट कर दे, तो येट आंसर है। इन एडिशन इसलिए नहीं है, इन एडिशन आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। फर्ज करें अगर ऐसा होता, द एथलीट वाज लॉडेड फॉर हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, ही स्क्योर्ड टॉप पोजीशन इन द फाइनल राउंड। इस, अब हम यूज कर सकते हैं इन एडिशन को, क्योंकि जो हमारे पास नया आइडिया और पुराना आइडिया है दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों तकरीबन सेम बात ही कर रहे हैं। एविडेंसेस फर्दर आ सकते हैं लेकिन दोनों का जो मकसद है वो सेम है। इसी तरह अगर हम जब सेकंड के ऊपर जाते हैं, द रिसर्च पेपर वाज recognized फॉर इज ग्राउंड ब्रेकिंग methodology, blank it failed to provide conclusive evidence। अब देखें दोबारा, अगर हमने जो बात की है पहले, जब भी कोई चीज़ हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाए तो वो कॉन्ट्रास्ट होती है। इस केस के अंदर रिसर्च पेपर वाज recognized फॉर इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग methodology, लेकिन सेकंड पार्ट में वो कह रहा है इट फेल टू प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस। तो इसका मतलब है अगर एक चीज़ ग्राउंड ब्रेकिंग थी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे भी उसके बारे में बड़ी अच्छी बात की होगी।
लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर उसके उसके अगेंस्ट बात करता है, इसका मतलब है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट आ गया है। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन है? कोई पार्टिसिपेंट्स में से बताएगा? जी बी, बिल्कुल, नेवरदलेस। जी सर, मेरे ख्याल से नेवर दिला। जी नेवरदलेस है। इसका आंसर बी होगा। जी। इसी तरह अगर हम थर्ड के ऊपर जाते हैं, थर्ड के ऊपर द सीईओ इम्प्लीमेंटेड अ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान ब्लैंक इट वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इट विल रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस अक्रॉस डिपार्टमेंट। अब इस केस के अंदर क्या है? अब सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि ये स्पोर्ट है कि हमारे पास आइडियाज एक दूसरे के साथ जा रहे हैं कि उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरा आपने बताना है आपको क्यों लग रहा है, आपका एविडेंस क्या है, और ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। आपने इन्हीं 3 स्टेप्स के अंदर बताना है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि आइडियाज कौन कौन से हैं, क्या वो एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा आपकी एविडेंस क्या है इस सेंटेंस के अंदर से। चौथा करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। कोई माइक अनम्यूट करके इन स्टेप्स से गो थ्रू करेगा? सर इसमें आइडियाज जो फर्स्ट डिस्कस हुआ है वो है इम्प्लीमेंट करना रिकंस्ट्रक्शन के प्लान को, और जो सेकंड आइडिया है इसमें वो है कि वो रिड्यूस कर देगा कॉस्ट को, ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी स्ट्रीमलाइन कर देगा प्रोसेस को मल्टीपल डिपार्टमेंट में। सर ये सपोर्ट कर रहा है आइडिया, एक दोनों आइडियाज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक इम्प्लीमेंट होगा आइडिया तो फिर उसको जो नेक्स्ट स्टेप है उसे पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। तो ये पॉजिटिव होगा और ये सपोर्ट कर रहे हैं दोनों आइडियाज एक दूसरे को। तो हमारा आंसर हो और सर जाएगा अल्फा बिकॉज। ऑप्शन भी ठीक होगा। जी। जी बिकॉज। अगर हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसा होता ना, द सीईओ इम्प्लीमेंटेड अ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बट इट फेल्ड टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो उस केस के अंदर बट आता। इट फेल्ड टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो उस केस में हम कहते हैं यहाँ पर बट आना चाहिए या नेगेटिव सेंटेंस आना चाहिए, कोई नेगेटिव कंजंक्शन आनी चाहिए। इसी तरह जब हम फोर्थ को देखते हैं, तो फोर्थ के अंदर हमारे पास क्या आएगा? कोई और अगर बताना चाहे शहर के अलावा। और पहले अपना क्वेश्चन को टीचर कर रहा था, फिर आगे ना क्रिकेट मतलब क्रिकेट के साथ मेरे को तांग वगैरह किया होगा ना, तो इस वजह से कंट्रास्ट कर रहा है ये, इसी से रिएक्ट कर जुबैर रहा आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी सी दूर से आ रही है माइक से, क्लियर नहीं थी, है। इसलिए सर मैंने मेरे आपको। ख्याल से जी जी, बताएं, अब क्लियर है। आपका क्लियर है। जी जी। सर मेरे ख्याल से ना ये कंट्रास्ट कर रहा है, क्योंकि पहले तो एग्जीबिशन के फीचर वगैरह बताए गए हैं, बाद में क्रिकेट फीचर के साथ अगर कोई ना कोई तांग वगैरह कर रहे हैं ना, इस वजह से रिएक्ट आएगा। नहीं जुबैर, आपकी आवाज़ समझ नहीं आई मुझे, अगर किसी और को समझ आई तो बता दें। सर ये कह रहे हैं कि आर्टिस्ट जो है ना, वो जो उनका एग्जीबिशन है उस पे क्रिटिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, तो येट आएगा, वो ये कह रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास पहले सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है द आर्टिस्ट लेटेस्ट एग्जीबिशन फीचर्ड बोल्ड एक्सपेरिमेंटल यूज of color and form. Blank some critics question the coherence of the overall theme in the context of the abstract expressionism. Yet आएगा, बिल्कुल सही आपने कहा। इसी तरह आपको आइडिया मिल गया है सबको कि हम लोग अगर सेंटेंस के अंदर ये डिटरमिन कर लें कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या है वर्ड्स का, सेंटेंसेस और आइडियाज़ का, तो उसकी बेस के ऊपर हम अपनी ब्लैंक को इजीली फिल आउट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस एक डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस बन जाता है। इसके अंदर ये नहीं होता फिर कि आप कोई गेस करें या कुछ और करें। लेकिन इसके अंदर कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। इसके अंदर ये है कि सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे पास स्पोर्ट और कॉन्ट्रास्ट की लॉजिक देते हैं। उसके लिए जो सर हमजा ने लिस्ट शेयर किया है उसको याद करना इंतहाई अहम है। आप ऐसा करें, आज जाकर फर्ज करें आप कहते हैं कि मैं आज सारे स्पोर्ट वर्ड्स याद करूंगा, कि हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो सपोर्टिंग लॉजिक के लिए यूज़ होते हैं। मैं ग्रुप के अंदर कोशिश करता हूँ कि दोबारा उसको शेयर कर दूं, और उस एक्सेल फाइल के अंदर आपने सबसे पहले जाना है और सपोर्टिंग वर्ड की पहली लिस्ट जो है वो याद करनी है। मैं एक दफ़ा ग्रुप में यहाँ पर शेयर दिखा भी देता हूँ खोल कर कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ।
मेरी स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, ग्रुप के अंदर हमारे पास ये लिस्ट शेयर है। इसके अंदर आपने आज क्या करना है, आपने जाना है और आपने कहना है कि मैं पहली शीट खोलूंगा इसकी, और इसके अंदर जहाँ पर जो सपोर्ट वर्ड्स हैं मैं इनको याद करूंगा, इनको मेमोराइज करूंगा। हमारे पास इनको मेमोराइज और क्लेम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम कोई इंट्यूटिवली इंग्लिश नहीं सीख रहे। हम लोगों ने एक जीआरई का टेस्ट पास करना है, उसके अंदर वर्बल के पोर्शन के अंदर हमें ये कीवर्ड्स याद होने चाहिए। जिस तरह आप वोकेबलरी याद करें उस तरह आपको ये वर्ड्स भी याद करने हैं। कि हमारे पास जैसे जो दैट का वर्ड है, ये स्पोर्ट के सेंस में यूज़ होता है। आपके पास 7 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप इनको भी पढ़ें। आप इनको अगर आप वर्ड्स को ना कॉन्टेक्स्ट के अंदर थोड़ा याद करेंगे तो हो सकता है वो आपको बेहतर याद हो। जैसे बिकॉज है, आई लव पिज्ज़ा बिकॉज इट इज़ ग्रेट। इस तरह 10 का कोई सेंटेंस बना लें। इफ अगर यहाँ पर आप इसको याद करना चाहें इस तरह कर लें। इस तरह आप ये सारे वर्ड्स सोच लें कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। फिर इन वर्ड्स को आपने जो पीरियोडिकली दोबारा इनको रिवाइज करना है ताकि आपको ये भूलें ना। अगर आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं ना कि हमारे पास कौन सा वर्ड कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, तो आपके आइडियाज़ और सेंटेंस को डिसाइफर करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आगे जब हम बात करेंगे ना 2 ब्लैंकर्स 3 ब्लैंकर्स को, तो अगर आपकी फर्म सपोर्ट नहीं है ना इन चीज़ों के ऊपर, फर्म ग्रिप नहीं है, तो आप आइडियाज़ के अंदर ना बस घूमते भी रहेंगे। क्योंकि ईटीएस बहुत घुमाने के बहुत तरीके होते हैं ईटीएस के पास। कभी वो ब्लैंक से पहले नोट लगा देगा, लॉजिक टोटली फ्लिप कर देगा। कभी वो उसका एक्सट्रीम वर्जन ले जाएगा, कभी वो उसकी टोटली डिफरेंट बात करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप, जब तक आपके पास इन चीज़ों की सॉलिड बेस नहीं है ना, कि हमारे पास कौन सा वर्ड सपोर्ट है कौन सा वर्ड कॉन्ट्रास्ट है, हमारे पास सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, हमारे पास फ्रेजेस भी सपोर्ट बन जाती हैं। तो आप जो सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चन है उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंटेंस इक्विवेलेंस के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, तो ये चीज़ें मेमोराइज करना मस्ट है। मैं कुछ और ऑप्शंस भी शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे पास वर्बल के पोर्शन के अंदर जो मेन चीज़ें हैं उनके अंदर तीन ही हैं: टेक्स्ट कंप्लीशन, सेंटेंस इक्विवेलेंस और हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक तक हम जो टेक्स्ट कंप्लीशन है इसको थोरोली कवर कर लें, ताकि जो भी बंदा इस रीड आउट कर रहा है, जो लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, एटलीस्ट उनके पास एक पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो इनको टैकल करने की। किसी का क्वेश्चन है? क्योंकि हमारे पास तकरीबन 6 मिनट रह गए हैं। ये ग्रुप में शेयर हैं हमज़ा, साहिबजादा मोहम्मद हमज़ा। मैं इसको दोबारा टैग भी कर देता हूँ, मेरा ख्याल है टैग किया था हमज़ा ने, सर हमज़ा ने। हाँ जी, ये ग्रुप के अंदर पिंड है। अगर आप जाएंगे ना जीआरई के ग्रुप के अंदर स्लैक वाले में, तो ये चीज़ पिंड है जिसके अंदर सारे। अच्छा, आप ग्रुप में नहीं है, आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं। आप अपना मॉडरेटर्स के साथ शेयर कर दें, आपको अभी ग्रुप में ऐड कर देते हैं। मॉडरेटर्स शहजाद हैं, बिलीव हमारे साथ। शहजाद, यस सर। आप इनको ऐड कर सकते हैं स्लैक के ऊपर, कि इनको आई कोड को और आई कोड के ऊपर पहले रजिस्टर करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है रजिस्टर तो होंगे। रजिस्टर करना पड़ेगा सर अप्लाई कर। हमजा, आप आई कोड के स्लैक चैनल पे हैं? काजी अतरुद्दीन, आप भी स्लैक के ग्रुप के अंदर ही आ जाए, क्योंकि सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन होगी तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा, आप आई कोड के प्लेटफॉर्म पे ही नहीं है हमजा, आप ये कह रहे हैं? ये मैंने ये मैंने शेयर कर दिया आपके साथ यूआरएल। इधर आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करें, आपको ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर। और उसके बाद आप यहाँ पर ट्यूटोरियल देख सकते हैं नीचे, उधर ही उसी वेबसाइट के ऊपर मेंशन है कि आपने स्लैक के ग्रुप अंदर कैसे आना है। जैसे ही आप स्लैक के अंदर आप इनरोल हो जाएंगे, तो आपने ये चैनल ज्वाइन कर लेना है। मैं आपके साथ चैनल का नाम शेयर कर देता हूँ इस चैनल में।
अच्छा हमजा, मैंने ये आपके साथ लिंक शेयर कर दिया और उसके ऊपर ये भी शेयर कर दिया है कि आपने वहाँ पर जो वीडियो है उसके बाद अगर जैसे ही आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं आपने इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर सारी चीज़ें पिंड हैं। चले, आई होप कि हमारा सेशन जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनको एटलीस्ट एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी टेक्स्ट कंप्लीशन की। तो अगर किसी का कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग तकरीबन, अच्छा हमारे पास जो कंट्रीज़ के हैं ना, बेसिकली अगर आप अप्लाई करते हैं ना, अगर आपका जीपीए ये रिकमेंडेड है, अगर आपका जीपीए 3.5 से कम है ना थोड़ा सा, तो जीआरई दे दें, क्योंकि 3.5 से जो कम जीपीए होता है उसको ज़्यादा कोई अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। हमारे पास हाई कोर्ट गुरु के ऊपर काफ़ी केसेस हैं कि स्टूडेंट्स का जीपीए इतना नहीं है, लेकिन और उन्होंने जीआरई भी नहीं दिया, फिर भी उनका अच्छी जगह पे एडमिशन हो गया था। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अपने आप को एक नुमाया करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी शो करने के लिए आप जीआरई दे देते हैं। और जीआरई का जो अच्छा स्कोर है, ये थोड़ी डिबेटिंग बात है, लेकिन मोस्टली जो होता है ना 320 के राउंड अबाउट, ये अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाता है। 315, 320, 325, ये एक अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाता है। और हमारे पास जर्मनी के लिए मोस्टली हमारे पास नहीं चाहिए होता, क्योंकि हम जर्मनी को टारगेट नहीं करते, हम यूएस को टारगेट करते हैं। तो उधर यूनिवर्सिटीज़ कह देती हैं ऑप्शनल हैं। जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं ना ऑप्शनल है, तो वहाँ पर अगर आपके पास जीआरई है तो वो काफ़ी अच्छा आपकी जो प्रोफाइल है उसको, आपकी प्रोफाइल को अच्छा बूस्ट देते हैं। जी, डॉन्टिंग हो सकता है अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड होकर जाएंगी अक्सर। अगर फ़र्ज़ करें आपने तैयारी ही नहीं की, आखिरी दिन आके, ये इस तरह ही है ना, जैसे आप पूरा साल इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ना करें, आखिरी दिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कितने कोई मुश्किल काम करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अगर आप पूरा साल पढ़ती रहे इंटरव्यू के लिए, तो एट द एंड आपके लिए इंटरव्यू एक नॉर्मल सा, जैसे अगर आपको लीड को नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर दिए उस तरह होगा। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगी तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। शहजाद, हमारे पास टाइम अप हो गया है। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और होपफुली हम कल मिलेंगे क्वांट के लिए।